हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज हम बात करेंगे जेईई मेंस 2024 के लिए स्टार्ट की गई मिनी टेस्ट सीरीज के बारे में, जिसमें एज ऑलवेज 5 क्वेश्चंस होंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और अभी से यहाँ पे जो भी वीडियोस इस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग अपलोड की जाएंगी, उन सब में जो क्वेश्चंस होंगे वो नए और अपडेटेड सिलेबस के बेसिस पे होंगे, जिससे कि ये टेस्ट सीरीज और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अपने को यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि अपने पास P एक रिलेशन है, उस रिलेशन को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया हो, है ना। अब यहाँ पे A और B की वैल्यूज आ रही हैं, उनके बेसिस पे अपने को बताने कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कौन कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक A और B की वैल्यू निकालने के लिए जो कंडीशन दे रखी है, इसका यूज कर लेते हैं। जैसे कि सेक स्क्वायर A को अगर मैं टेन स्क्वायर बी को राइट साइड में लेके जाता हूँ, सेक स्क्वायर A इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर बी आ जाएगी। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर A इक्वल टू सेक स्क्वायर बी। अब ये दोनों वैल्यूज कब बराबर होंगी? ये दोनों वैल्यूज जब बराबर होंगी जब A और B की वैल्यूज इक्वल होंगी। और यहाँ पे हमेशा A और B की वैल्यूज को इक्वल होना पड़ेगा। कोई भी एक ऐसा केस नहीं होगा जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं होगी। जैसे रेफरेंस के लिए अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई भी एक रिलेशन बनाता हूं, जैसे कि 1,1, 2,2, 3,3, इस तरीके का कोई भी रिलेशन आएगा। हालांकि वैल्यूज यहाँ पे कुछ और अलग अलग भी हम ले सकते हैं, बट एक रेफरेंस के लिए अपन समझ रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा जो इस सेट के अंदर वैल्यूज आएंगी वो सब इक्वल होंगी। जिसका मतलब मैं क्या समझ सकता हूँ? सबसे पहली चीज बात करते हैं अपन रिफ्लेक्सिव के बारे में। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि ए और ए का यहाँ पे सेट बनना चाहिए। जितने भी उसके डोमेन में वैल्यूज हैं, सबके रेस्पेक्ट में ए कॉमा ए का सेट अपने को यहाँ पे बनना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे ए और बी की सारी के सारी वैल्यूज जो सेक थीटा का डोमेन है उसके अंदर सबको डाल सकते हैं, और सारी वैल्यूज का यहाँ पे खुद के साथ इमेज ही बन रहा है। तो ये फंक्शन जो है रिफ्लेक्सिव, सॉरी ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक क्या कहता है? सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर अपने को ऐसा दिया हुआ है कि ए टू बी एक रिलेशन दे रखा है, तो बी टू ए भी उसी रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि ए और बी जो है दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, तब ऐसा केस है ना। अगर ए और बी दोनों बराबर होंगे, जैसे कि ए और बी की वैल्यू बराबर ले लो, फॉर एग्जांपल 1 ले लेते हैं, तो 1,1, अब उसको उल्टा करके लिखोगे तब भी 1,1 ही हो, तो हमेशा वही रहेगा। तो वही चीज यहाँ पे जब दोनों बराबर नहीं होंगे और अगर ए कॉमा बी उस साइड के अंदर प्रेजेंट है, तो बी कॉमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी उसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं। सिंस यहाँ पे अपन देखते हैं कि ए और बी जब नॉट इक्वल है, जब दोनों बराबर नहीं है, तो ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं है। तो जब पहली ही कंडीशन सफाइस नहीं हो रही, इफ वाली कंडीशन ही सफाइस नहीं हो रही, तो आगे वाली को अपन चेक नहीं कर सकते, और ऐसी सिचुएशन में अपन बोलते हैं कि वो सिमेट्रिक होगा। सेम चीज अपन यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजिटिव का क्या कहना है? ट्रांजिटिव का कहना यहाँ पे ये रहता है कि अगर इफ ए टू बी सेट के अंदर प्रेजेंट है और बी टू सी भी सेट के अंदर प्रेजेंट है, तो ए टू सी जो है ए कॉमा सी, ये भी सेट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। यहां पे भी वही सेम कहानी कि ए बी और सी तीनों की वैल्यूज अलग अलग होनी चाहिए। और दूसरा चीज यहाँ पे कि ये जो वैल्यूज अलग अलग हैं, उसके साथ साथ पहले इतनी वाली कंडीशन जो है ये सफाइस होनी चाहिए, ये होनी ही चाहिए, तभी जाके आगे अपन चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे केवल इक्वल वाली वैल्यूज जो है उन सबको ही इंक्लूड इसमें किया गया, वही सब इस सेट के अंदर आ रही है, उसके अलावा और कोई वैल्यूज नहीं आ रही है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये पहले वाला जो केस है यही ट्रू नहीं हो पा रहा है, तो आगे वाली को अपन चेक करेंगे ही नहीं और चेक हो भी नहीं पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अपन बोलते हैं कि वो जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो अपने पास में यहाँ पे जो रिलेशन निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। जब कोई रिलेशन तीनों होता है, तो उस टाइप के रिलेशन को अपन बोलते हैं कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है? ये वाली वैल्यूज दे रखी है ना, और इसमें पूछा है कि x की पावर 5 का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा। यहाँ पे होल स्क्वायर हो रखा है। देखो, इसको अगर मान लो एकदम बेसिक तरीके से मैं करता हूँ, तो इसको खुद से ही मल्टीप्लाई अपने को करना है। एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। इस तरीके से अपन इसको यहाँ पे ये 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल, इसको खुद से ही अपन मल्टीप्लाई, एक वैल्यू ये ले लेते हैं, एक ये वाली ले लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो x की पावर 5 जो है उसके साथ क्या क्या आएगा? सबसे पहले देखो, इस वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो, होल स्क्वायर को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब अपन इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, जैसे 1 से पहले सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे, तो x की पावर 5 कब आएगा? जब 1 को इससे मल्टीप्लाई किया जाएगा लास्ट वाली टर्म से, यानी कि 1/5 फैक्टोरियल आएगा।
सिमिलरली अगली वाली टर्म के लिए बात करते हैं, यानी कि x अपॉन 1 फैक्टोरियल को, इसको जब इस वाली टर्म से x की पावर 4 वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 5 आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ये वाली वैल्यू। फिर अगली वाली टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म की बात करते हैं, इसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 5 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल, फिर इस पे आ जाता है एक्स क्यूब पे। इसके साथ भी वही सेम कहानी होगी। अब इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तब जाके वैल्यू आएगी एक्स की पावर 5। यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस, अब x की पावर 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल प्लस लास्ट में इस वाली वैल्यू को फर्स्ट से यानी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में ये सेम चीज आए। अब देखो हर चीज दो बार लिखी है, तो यहाँ पे मैं ऐसा कर सकता हूँ 2 को बाहर ले लेता हूँ। यहाँ पे 1/4 फैक्टोरियल हो गया, सॉरी 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल को मैं ऐसे कर देता हूँ, देखो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आएगा। और यहाँ पे 2, अच्छा 2 को 1 ही कर दे रहे हैं, ये 1 अपॉन यहाँ पे 4 × 3 फैक्टोरियल, सेकंड वाली टर्म और ये फोर्थ वाली टर्म होगी। अब ये और ये दोनों टर्म है, इन दोनों को अगर अपन ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 को तो एज इट इज लिख दो, मतलब 2 × 1 हो गया और इनटू में 3 फैक्टोरियल अपने पास लिखा है। ऐसा मैंने इसलिए किया है जिससे कि मैं 3 फैक्टोरियल को यहाँ पे कॉमन ले सकूँ। तो मेरे पास में बाहर क्या आ जाएगा 2/3 फैक्टोरियल, ये मैंने कॉमन यहाँ से ले लिया। तो इधर क्या बचेगा, यहाँ पे बच रहा है 1 × 5 × 4 मतलब 1/20। अगले वाली टर्म में बात करें तो 1/4 बच रहा है, और इसके अगले वाली टर्म में बात करोगे तो यहाँ पे 1/2 बचेगा। ये अपने पास में 1/2 आ जाएगा। अब ये हो गया 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, इंटू यहाँ पे 20 एलसीएम ले लो और यहाँ पे इस वैल्यू को ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ये तो हो जाएगा 1, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, ऊपर आएगा 16 है ना। तो यहाँ से इसको 10 कर देते हैं तो अपने पास आ रहा है 16 ये इंटू 16। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो 2 से किया 3 आ गया, ये 8 हो गया, 2 से इसको 5 आ गया, ये 4 हो गया। तो अपना आंसर आउटपुट जो है वो यहाँ पे आ रहा है 4/15, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे देखो f' की वैल्यू दी हुई है, ध्यान ये रखना है यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू या fx की वैल्यू नहीं दे रखी है, f' की वैल्यू दे रखी है, जिसमें ये जो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। और फिर अपन से पूछा कि fx जो है वो डिक्रीजिंग किस इंटरवल में होगा। तो कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग अपन f' पे अगर बात करें तो कब बता सकते हैं, जैसे अगर f' पॉजिटिव है तो फंक्शन हो गया अपना इंक्रीजिंग, वहीं पे f' अगर लेस देन 0 या नेगेटिव है तो अपन बोल सकते हैं वो फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग। अब अपने को यहाँ पे देखो जनरल केस क्या होता था, पहले अपने पास में कोई फंक्शन होता था, उसके क्रिटिकल पॉइंट ढूंढते थे, फिर वहां पे हम देखते थे f' की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव किस तरीके से चल रही है। ये बेसिकली एओडी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, सीधा f' अपने को दे रखा, तो अपन यहाँ पे जो ऑप्शंस में क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनके बेसिस पे काम कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे इधर बात करें तो -2 है, उसके बाद -½ है, फिर कहीं पे 0 है, फिर कहीं पे 2 भी है, और फिर उसके बाद कहानी आगे चल रही। अब देखो अब अपन डिफाइन करते हैं यहाँ पे ये f' की वैल्यू है। तो जैसे जैसे जब वैल्यू 2 से बड़ी होगी है ना, x की वैल्यू 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू डाल लो, फॉर एग्जांपल 3 मैंने डाला, 3 मैं यहाँ पे डालूंगा तो 3 का या 3.2 डाल लो, 3.2 डालेंगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0.2 आएगी, और 3.2 के मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू 3.2 आएगी। तो यहाँ पे वैल्यू जो है 3 आएगी, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास में निकल के आएगी। वैसे ही 0 से 2 के बीच में अगर f' की बात करूं तो फॉर एग्जांपल 1 ले लो, 1 लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो अपने पास में ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। और आगे चल लेते हैं, अब 0 से -½ मतलब -0.5 है ना। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं -0.1 डाल लेते हैं, -0.1 डाला तो यहाँ पे उस देखो -0.1 इसके फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जो है यहाँ पे 0.9 होगी, और यहाँ पे -0.1 या -0.1 इसके मॉड की वैल्यू 0.1 -0.9 ये वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब f' की जो वैल्यू है यहाँ पे अपने पास में नेगेटिव आ रही है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, यानी कि -½ से -2 के बीच में यहाँ पे -1 ले लो, -1 अगर लोगे तो यहाँ पे 1 आ गया है ना मॉड की वजह से, और इधर 0 हो गया, तो ये वापस से पॉजिटिव हो जा रहा है ना। और इसके बाद वाला सीन भी है। वैसे अगर देखें तो यहाँ पे -2 से -∞ से -2 वाला केस है ही नहीं, तो उसको बिना फालतू का हम कैलकुलेट करने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जैसे पहले वाले में यहाँ पे पॉजिटिव है, जिसका मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा। जैसे अगर
हम इसका एक रफ ग्राफ भी बनाना चाहें तो ये इस तरीके से इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे भी पॉजिटिव, जो दो पॉजिटिव है दो नेगेटिव एक साथ आते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहां पे क्या होता है, जहां पे ग्राफ का कर्वेचर चेंज होता है। अब यहां पे अपने को बताना है कि डिक्रीजिंग कब है, तो डिक्रीजिंग अगर मान लो मैं यहां पे देख पा रहा हूं, तो यहां पे मेरे पास जब -12 से 0 के बीच में है, इसी केस में अपने पास f' की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है, तो अपन यहाँ पे बोल देंगे इस केस में डिक्रीजिंग है। और वैसे बाकी सारे केसेस में देखा जाए, जैसे कि -12 से 2 के बीच में, तो -12 से 2 के बीच में नॉन मोनोटोनिक फंक्शन हो जाएगा, नाइदर